अल्पशन, अनात्मवान, वात प्रकृति और उपद्रव जुष्ट। नंबर भी याद रखना कि चार लोगों के भग्न जो हैं वो ठीक होने में मुश्किल है, कृत साध्य हैं। चार लोगों के नंबर भी याद रखेंगे। किन चार के? अल्पशन लेने वाले यानी कम मात्रा में भोजन करने वाले, जो भोजन नहीं कर पाते प्रॉपर। फिर अनात्मवान, जिनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है ना, वो नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना। तीसरा, बात प्रकृति वाले, प्रकृति में पूछ सकता है क्वेश्चन बना के कभी। और फोर्थ है जहां साथ में कोई कॉम्प्लिकेशंस भी हो, उपद्रव भी हो। नेक्स्ट है, भग्न से पीड़ित व्यक्तियों को शाली मांस रस, क्षीर, सर्पी, मटरयूश और भ्रंगण अन्न का सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो भ्रंगण कराना है मेनली, ये खास बात है, ये भी याद रखेंगे। श्लोक नंबर 5 है आपकी बुक्स में। नेक्स्ट चलो, कुशा। स्पाइन के लिए मधुक, औदुंबर, अश्वत्थ, पलाश, ककुब, त्वक, वंश, सर्ज, वट आदि की लकड़ी का प्रयोग करना है। तो लकड़ी जो बेस बनाते हैं हम लोग, कोई भी जो स्प्लिंट बनाई जाती है ना, मतलब उसकी बात कर रहे हैं। तो इन लकड़ियों का प्रयोग करना है, देख लेंगे। नेक्स्ट है, आलेप के लिए क्या यूज करना है, ये जरूरी बात है नहीं है, बस देखते चलो। मंजिष्ठा, मुलेठी, रक्तचंदन, शतधूत, इनसे मिश्रित शाली, इसकी पेस्ट्री बना के कह रहे हैं वो यूज करो। अगेन खास बात नहीं, ये देखेंगे, जरूरी है। आग्नेय ऋतु में 3 3 दिन पर, और साधारण ऋतुओं में 5 5 दिन पर, सौम्य ऋतुओं में 7 7 दिन पर बंधन बांधना चाहिए। तो जो आपने बंधन बांधा है, ये बैंडेज की है, इसको कितने दिन पे चेंज करना है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितनी ज्यादा गर्मी है ना, चीजें उतनी जल्दी खराब हो जाती हैं, पाक होने का भय होता है, तो जल्दी चेंज कर देना है 3 दिन पे। और जितनी सौम्य ऋतु है, तो कह लो कि शीतलता ज्यादा है, तो वहां अधिक दिनों का ऑप्शन है 7 डेज का, तो 7 7 दिन पर बंधन बांधना है। एक मिनट बने रहेंगे। हम्म। तो आग्नेय ऋतु में 3 3 दिन पर, साधारण ऋतु में 5 5 दिन पर, सौम्य ऋतु में 7 7 दिन पर बंधन बांधना चाहिए। प्लस बाल्यावस्था में 1 मास, युवावस्था में 2 मास और वृद्धावस्था में 3 मास में बंध स्थिर हो जाता है। मतलब ये है कि 1 महीना लगेगा कि अगर कहीं बोन फ्रैक्चर हुई है जैसे, उसको हील करने में दोबारा, जब बच्चे हैं। युवावस्था में टाइम 2 मास का है, और वृद्धावस्था में 3 मास का, तो ये याद रखोगे आप। तो बाल्यावस्था 1 मास, युवावस्था 2, वृद्धावस्था 3 मास में बंध स्थिर होता है। अस्थि संधान के 4 उपाय, 4 उपाय तो है, ये 4 स्टेप भी हैं क्रमशः, आपको याद रखना है। आंछन, पीड़न, संक्षेप और बंधन। तो हम इसको याद रखते हैं आप सब करके, आप सब। आप सब यानी आ से आंछन, बा से पीड़न, सा से संक्षेप और बा से बंधन। ठीक है, तो आंछन मतलब लिखा है उन्होंने, खींचो पहले उसको। ठीक है, फिर उसके बाद पीड़न करो, दबाओ उसको थोड़ा। फिर संक्षेप करो, मतलब उनको पास पास ले आओ, बोन के टुकड़े जो टूटे हुए हैं। और फिर उसका बंधन कर दो, बैंडेज कर दो ऊपर से। ठीक है ना, तो ये स्टेप है, आपको ये भी याद होने चाहिए। तो आंछन, पीड़न, संक्षेप और बंधन याद रखेंगे। एक पॉइंट चाहो तो लिख लो, यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि, कि और क्या देना है इन रोगियों को, तो लिख लेंगे जरा।
भगन के रोगियों को क्या पिलाना चाहिए? तो ग्रस्ती शीर, ग्रस्ती शीर। ठीक है, ग्रस्ती यानी ऐसी गाय जो पहली बार प्रसूता हुई हो, प्रथम प्रसूता। तो ग्रस्ती शीर, ये भी बताया गया है, ग्रस्ती शीर का प्रयोग। और लाक्षारस। ठीक है, ये कह रहा है प्रातःकाल पिलाना चाहिए उनको। और देखेंगे, भग्न में साधारण बंद बांधना चाहिए। ठीक है, हम बंद की बात करते हैं। बंद जैसे तीन तरह के होते हैं। एक होता है कि ना ज्यादा टाइट होता है ना ज्यादा लूज होता है, उसको बोलते हैं साधारण बंद। तो वो कह रहे हैं कि भग्न में साधारण बंद बांधना है, कि बहुत टाइट करके भी नहीं बांधना, बहुत लूज भी नहीं बांधना है। अति शिथिल अगर आपने बंद बांधा है तो संधि में स्थिरता नहीं आती। अधिक गाढ़ बांध दिया, बहुत टाइट बांध दिया, तो त्वचा आदि में शोफ, रुक, पाक, ये चीजें हो जाती हैं। तो मेन बात याद रखोगे कि साधारण बंद बांधना चाहिए। परिषेक के लिए न्यग्रोध आदि गण के द्रव्यों का शीतल कषाय यूज करें। परिषेक के लिए न्यग्रोध आदि गण के द्रव्यों का कषाय बनाना है, तो उसको यूज करना है। वेदना युक्त भग्न में लघु पंचमूल सिद्ध शीर अथवा सुखोष्ण चक्र तेल का प्रयोग। सीधे याद रखेंगे, कहीं वेदना हो रही है भग्न के अंदर, तो क्या यूज करा रहे हैं? लघु पंचमूल से सिद्ध किया हुआ शीर, लघु पंचमूल से सिद्ध किया हुआ शीर, अथवा सुखोष्ण चक्र तेल का प्रयोग। सुखोष्ण यानी तो किंचित उष्ण कह लो, चक्र तेल, इसका प्रयोग करना है। फिर वो पॉइंट लिख दिया देखो कि रोगी को मधुर औषधियों से ग्रस्ति, शीर, सर्पी और लाक्षा चूर्ण मिलाकर प्रातःकाल सेवन कराएं। तो बात कर चुके हैं हम, ये आगे चलेंगे। व्रण युक्त भग्न में मधु सर्पी युक्त कषाय से व्रण का प्रतिसारण करना चाहिए, खास नहीं। नेक्स्ट चले, प्रथम व अल्प दोष और शिशिर ऋतु। तो ये कंडीशन है सुख साध्य भग्न की, कि प्रथम व मतलब अर्ली एज में हो, अल्प दोष, दोष अधिक नहीं है, और शिशिर ऋतु है। तो ऐसी कंडीशन है अगर, तो यहाँ पे हुआ भग्न जल्दी ठीक हो जाएगा, सुख साध्य है। उत्पिष्ट और विशिष्ट संधि को ना घट्टियेत तथा शीतल लेप और परिषेक का प्रयोग करते हैं। मतलब कहीं दब जाए, जैसे कोई हमने कल पढ़े थे ना भग्न के प्रकार, तो उसमें देखा भी था एक पिच्चित जैसे, तो उस तरह की बात है कि उत्पिष्ट और विशिष्ट इस तरह की संधियों में, संधि भग्न में आपको पढ़ाए थे नाम, अगर ध्यान आ रहे हो। तो ना घट्टियेत, घट्टियेत मतलब उनको कि बचाना चाहिए, कि उसको दबाए ना, मतलब उससे बचाना है उसको। तथा शीतल लेप और परिषेक का प्रयोग करना है। तो कुल मिला के चिकित्साएं कैसी होंगी? शीतल चिकित्साएं होंगी, इतना याद रखें। ठीक है, आगे देखें। ये वर्ड भी ध्यान रखना बेटा, यहाँ जो आया है ना घट्टियत, इन्होंने इसका हिंदी में जो मतलब वैसे लिखा है ना, वो लिखा हुआ है कि उत्पेस्ट यानी चूर्णित और विश्लिष्ट यानी अपने स्थान से हटी हुई संधि को वैद्य ना हिलाए। इन्होंने ऐसे लिखा है ना हिलाए, घट्टियत का मतलब, अगर समझना चाहो तो। खैर, शीतल लेप और परिषेक का यूज करना, ये मेन बात है। शीतल चिकित्साएं होंगी क्योंकि दाह पाक होने की संभावना होती है, तो उसको काउंटर कर देते हैं। पाद तल भग्न होने पर, यानी पैर के जो तल भाग है पैर का, उसमें भग्न अगर हो जाए, तो घृत का अभ्यंग करना है। इस पे सवाल पूछ चुका है कि इनमें से क्या कराते हैं पातल भग्न होने पर? तो घृत का अभ्यंग करा रहे हैं। जनरली आप जैसे तेल के लिए पढ़ते हो, है ना, यहाँ घृत के अभ्यंग की बात है भग्न में, क्योंकि मैंने कहा कि पाक वगैरह ना हो तो तेल यूज करोगे, तेल तो अपने आप में उष्ण होता है, तो घृत के अभ्यंग की बात है इसलिए। कुशा रखकर वस्त्र से बंधन करना है, व्यायाम निषिद्ध कर देना है। तो मेन बात याद रखो, घृत का अभ्यंग कराना है, और व्यायाम इत्यादि ये मना रहेंगे, नहीं करने। नेक्स्ट है उर्वास्थि भग्न में चक्र योग का प्रयोग करना है। तो पूरा एक मेथड है ये चक्र योग। ठीक है, इसका मतलब उन्होंने लिखा है गोलाई में घुमाकर उसको मतलब स्थापित किया जाता है। तो उतना छोड़ो आप, आपको सीधा याद रखना है कि उर्वास्थि भग्न हो तो चक्र योग, सिंपल रटना है आपको, डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। उर्वास्थि भग्न में चक्र योग का प्रयोग। कटी भग्न में बस्ती यूज करनी है। कटी भग्न, बस्ती का प्रयोग। कटी प्रदेश में भग्न हुआ हो तो बस्ती। पार्श्व का भग्न हुई हो, ये बहुत जरूरी है। पार्श्व का मतलब रिब्स की बात कर रहे हैं, अगर वहां भग्न हुआ है
तो इसमें मेन बात एक ये आती है कि तेल पूर्ण द्रोणी या कड़ाहे में शयन कराने की बात आई है। तो व्यक्ति को तेल भरा हुआ हो किसी पात्र में, यानी कि उसमें उसको लेटने को वो कहना है। तो तेल पूर्ण द्रोणी या कड़ाहे में शयन, बाकी और क्या लिखना है देख लो। रथ का अभ्यंग कराना है, निबंधनी अभ्यंग, कवलिका रखकर पटबंधन, तथा तेल पूर्ण द्रोणी या कड़ाहे में शयन, यही मेन बात है, बस ये देखो आप। फिर तल भग्न, हाथ की बात है यहाँ। तो आम तेल का परिषेक करना है। आम तेल, आम कहते हैं कच्चे तेल के लिए। तत्पश्चात मृत्तिका पिंड, लवण पिंड और पाषाण को क्रमशः धारण करें। कल आपको ध्यान आ रहा होगा, फिजियोथेरेपी की हम लोगों ने बात की थी, तो वहां कुछ मेथड्स देखे थे, उसमें ये भी था कि कुछ एक्सरसाइज वगैरह इस तरह की हाथ होगी। तो हमने कल बात की थी थोड़ा इसके, तो देखो वही चीजें हैं। इनका क्रम याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इनको दबाना या कह लो तोड़ना उत्तर उत्तर मुश्किल है। कि शुरुआत में मृत्तिका पिंड, पिंड मिट्टी का, जैसे वो ढेला कह देते हैं ना गाँव में, जैसे खेत वगैरह जोते जाते हैं तो वो टूट जाएगा आसानी से। फिर कह रहे हैं लवण पिंड, ये भी टूट जाएगा लेकिन इतना आसान नहीं है। फिर उसके बाद तो पत्थर ही हाथ में लेके दबाने को प्रैक्टिस करने की बात कर रहे हैं। तो ये चीजें क्रमशः है, इस पे सवाल आ चुका है, तो आप बिल्कुल याद रखना। पहले मिट्टी का पिंड लेना है, मृत्तिका पिंड, फिर लवण पिंड है, और लास्ट में फिर पाषाण धारण की बात है, और उसके पहले आम तेल का परिषेक। नेक्स्ट अंश संधि चयुत, यानी शोल्डर जॉइंट की बात कर रहे हैं। अंश संधि चयुत, तो मूसल से कक्षा प्रदेश को उत्क्षेपित करना है। तो जैसे पीछे अभी उर्वास्ती भगन में देखा था ना कि चक्र योग का प्रयोग करते हैं, कि घुमा के उसको वापस से स्थापित करना, ऐसे ही समझ लो कुछ यहाँ भी कर रहे हैं, कि मूसल से कक्षा प्रदेश को उठा रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, उसको उठा के रखते हैं और स्वस्तिक बंध बांध देते हैं। बंध पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है अंश संधि में कौन सा बंध बांधा जाता है, तो स्वास्तिक बंध, बिल्कुल याद रखना। अंश संधि, तो स्वास्तिक बंध बांधा जाता है यहाँ पे। आगे देखें, अनुसंधि विश्लेष में, अनुसंधि, ठीक है। तो मेनली इसमें सवाल जो आता है वो ये आता है कि अपने स्थान से हट गई है अनुसंधि जो है, तो उसमें क्या करोगे। कि रोगी का मुख कई बार खुला रह जाता है, ठीक है। हनुमोक्ष करके हम जो शब्द पढ़ते हैं, कि मुख खुला का खुला रह जाता है, किसी का मुख बंद है तो बंद का बंद रह जाता है। तो वो भी एक याद रखना, वो अपने स्थान से हट जाना उसमें मेनली, हनु का। तो उसमें यह है कि स्नेह संशोधन करा के वापस स्थापित कर देता है, ठीक है। बाकी यहाँ अनुसंधि विश्लेषण में और क्या लिख रहे हैं, कि पंचांगी बंद बांधना है, वातग्न और मधुर द्रव्यों का नस्य देना है। पंचांगी बंद याद रखोगे अनुसंधि विश्लेषण में, ठीक है। पीछे सुश्रुत सूत्र के अंदर हनु में खटवा बंद बांधने की बात भी आई है, तो चाहो तो वो भी याद रख सकते हो कि पंचांगी बंद है और खटवा बंद की बात भी आई है सूत्र स्थान में। प्लस वातग्न मधुर द्रव्यों का नस्य दे रहे हैं। नेक्स्ट है ग्रीवा भगन हो गया, गर्दन में ग्रीवा भगन। तो यहाँ क्या करना है, 7 दिन तक उत्तान शयन कराना है व्यक्ति को। 7 दिन उत्तान शयन ग्रीवा भगन में, ठीक है। मतलब वही पीठ के बल, तो आप बस ये याद रखोगे 7 दिन तक उत्तान शयन की बात आई है ग्रीवा भगन में, और कुछ खास है नहीं इसके अंदर, मैं देख रहा था। भगन में इस प्रकार प्रयत्न करना चाहिए कि पाक ना हो, वो हम बार बार देख रहे हैं कि जनरली घृत की ही बात आई है। सिर्फ पार्श्व का भगन में आपने देखा है कि तेल पूर्ण कढ़ाई के अंदर शयन करा रहा है, अदरवाइज घृत अभ्यंग की बात है। पातल भगन में भी आपने देखा था, है ना। तो पाक ना हो, क्योंकि मांस स्नायु सिरा इनमें पाक हो जाने पर भगन कष्ट साध्य हो जाता है, उसको ठीक करना और मुश्किल हो जाएगा। शरीर के ऊर्ध्वकाय में भग्न होने पर, ऊपरी हिस्से में, तो सिर के लिए क्या करोगे, कह रहे हैं, तो बस्ती देनी है, शिरो बस्ती, कर्ण पूरण, घृतपान और नस्य। तो देख लोगे जो चीजें करा सकते हो ऊर्ध्वकाय के अंदर, वो सारी चीजें करा रहे हैं। शिरो बस्ती भी हो रही है, कर्ण पूरण, घृतपान, नस्य, सारा कुछ यूज करना है। शाखाओं में अगर भग्न हो जाए तब भी कह रहे हैं अनुवासन बस्ती हितकर है। शाखा में भग्न होने पर अनुवासन बस्ती हितकर है। जंघा और उरु के भग्न में कपाट शयन विधि हितकर है। जंघा और उरु, ठीक है, तो इसके भग्न में भी कपाट शयन विधि हितकर है। इसने पूरा मेथड एक दिया है, चाहो तो आप ब्रैकेट में लिख लो हल्का सा, और उसको कि 5 कीलें लगाई जाती हैं उसमें। ये जो कपाट शयन विधि है,
5 कीलें लगाई जाती हैं। ठीक है, संधियों के दोनों ओर दो दो मतलब, और एक जो है कह रहे हैं कि तल प्रदेश में, जिससे रोगी भग्न प्रदेश को हिला ना सके। खैर इतना डिटेल में जाओ, 5 कीले याद रखो कि 5 कीले इस तरह लगाई जाती हैं कि व्यक्ति अपने शरीर को मूव ना कर सके, हिला ना सके ज्यादा। ठीक है, कपाट चयन विधि होती है वो, 5 किलो की सहायता से व्यक्ति के शरीर को स्थिर कर देना, इतनी मेन बात है। तो जंघा और उरु के भग्न में कपाट चयन विधि। और बता रहे हैं कि कुछ और जगह के भग्न है, वहां भी यही विधि यूज करनी है। श्रोणी प्रदेश में भग्न हो जाए, पृष्ठ वंश में, वक्ष, अक्षक, तो इन सब के भग्न में, या फिर संधि विश्लेष हो जाए, अपने स्थान से संधि हट जाए, तो उन सब में भी कपाट चयन विधि हितकर है। तो याद रख लोगे सारे नाम एक साथ, जंघा, उरु, श्रोणी, पृष्ठवंश, वक्ष और अक्षक। तो इनके भग्न में यही टेक्निक यूज करनी है। अक्षक का मतलब ये अंश संधि है, यहाँ जो लिखा है अक्षक ना, वो अंश शोल्डर की ही बात है। आगे चलिए, गंध तेल का प्रयोग आया। पान और अभ्यंग दोनों तरह से यूज करना है, इसको पीना भी है और इसका अभ्यंग भी करना है। जिन लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा टफ लग रहा होगा, अजीब लग रहा होगा कि कैसे याद होगा, क्या होगा, है ना, थोड़ी सी मेहनत करोगे याद हो जाएगा बेटा। अभी एक बार मैं रिवाइज करा दूंगा इसको पढ़ाने के बाद दोबारा से, क्या जरूरी चीजें हैं खासकर वो। तो गन तेल में गन तेल का पान भी करना है, अभ्यंग भी करना है। नेक्स्ट कह रहे हैं कपाल भग्न होने पर। पहले तो आपको याद होगा कि कहाँ के भग्न जो है वो कृच साध्य होते हैं, कौन बताएगा? कृच साध्य भग्न। शिरा प्रदेश के। चूड़ित, अतिबाधित, मज्जानुगत, अतिचिन्ह। मज्जा से चूर्ण होकर ठीक है ना। अतिछिन्न हुआ। अनूप सही बता रहे थे, मज्जा को चूर्ण कर अति छिन्न किया करके ट्रिक बताई थी। किसने अभी भिन्ने कपाले कह दिया कपाल भग्न होने पे, वो कृत साध्य नहीं था, वो क्या था? असाध्य। असाध्य। साध्य था। ठीक है साध्य ना। भग्न में आते हैं हाँ बेटा, कपाल। तो याद रखना है, वो गड़बड़ नहीं करनी। खैर यहाँ क्या लिखना है वो देख लोगे। तो कपाल भग्न होने पर यदि मस्तुलुम का श्राव ना हो, तब मधु और सर्पी रखकर पटबंधन करना है, 1 सप्ताह तक घृतपान कराना है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, कपाल भग्न तो हो गई, लेकिन मस्तुलुम का श्राव नहीं हो रहा है, मतलब कंडीशन ऐसी है कि सीएसएफ लीकेज नहीं हो रहा, मतलब ये है कहने का। ठीक है, तब ऐसा करना है। तो कुछ खास नहीं है इसमें, मतलब वही है कि सीएसएफ का लीकेज नहीं हो रहा है तो आप अपना पटबंधन कर दो, 1 सप्ताह तक रक्तपान कराओ। जैसे ग्रीवा के भग्न में देखा था, 1 सप्ताह तक उत्तान शयन करा रहे थे, तो यहाँ 1 सप्ताह तक रक्तपान करा रहे हैं। पतन, अभिघात, शून आंग, आशतम, तो सारी कंडीशन जिनमें आप कह रहे हैं कि इंजरी नहीं भी हुई है अगर, लेकिन फिर भी, मतलब फ्रैक्चर नहीं हुआ है मतलब, लेकिन फिर भी आप जानते हो कि हाँ गिरा है व्यक्ति, तो उसको संभावना है पाग वगैरह हो सकता है, तो उन कंडीशन में शीतल चिकित्साएं ही यूज करनी है, शीतल प्रदेश से यूज करोगे। नख संधि के उत्पिष्ट होने पर, ठीक है, नख संधि के उत्पिष्ट होने पर व रक्त अनुगत होने पर, आरस है अधिमंत कर रक्त निकालने के पश्चात शाली पिष्टी लेप की बात आई है। ठीक है, श्लोक नंबर 23 है, तो क्या लिख रहे हैं, हिंदी बोल रहा हूँ एक बार पहले फिर समझ में आएगा। कि कुचली हुई और दूषित रक्त से युक्त नख संधि में, है ना, उत्पिष्ट का मतलब लिखा है कुचल गई, मतलब दब गई, नख संधि। तो क्या करना है वहां पे, आपने देखा हो अक्सर रक्त इकट्ठा हो जाता है, कई बार वो नेल जो है पूरा निकालना पड़ता है, नहीं निकालो तो वो उसकी ग्रोथ कभी ठीक नहीं हो पाती है, तो वही वाली बात कर रहे हैं कि उस कंडीशन में क्या करना है कि वो जो रुका हुआ रक्त है अंदर, कि उसको निकाल दो आप, आरा से अधिमंत करके उस रक्त को बाहर निकाल देना है। ठीक है बस। और उसके बाद शाली चावल का लेप लगा देना है। तो ये याद रखो कि आरे से रक्त निकालने की बात कहाँ पर आई है, नख संधि में इंजरी हो जाती है, तो सिंपल सी बात ये है, वहां आरे से रक्त निकालना है, बस इतनी सी बात है। आगे चलें, इसको दोबारा एक बार फिर से पढ़ेंगे हम लोग, जो पढ़ा हमने अभी पूरा चैप्टर, जल्दी से देखोगे। तो बेटा भग्न चिकित्सा अध्याय, 4 लोग के भग्न जो है वो कृच्छ साध्य है, अल्प अशन, अनात्मवान, वात प्रकृति और उपद्रव जुष्ट। ठीक है, फिर इसके बाद है आग्नेय ऋतुओं में तीन, मैं सिर्फ जरूरी चीजों की बात करूंगा जो आपको याद रखनी है, ठीक है ना, सारा नहीं पढ़ेंगे अभी। तो आग्नेय ऋतुओं में 3 3 दिन, साधारण ऋतुओं में 5 5 दिन, और सौम्य ऋतुओं में 7 7 दिन पर बंधन करने का निर्देश है। 3 5 और 7। बाल्यावस्था में 1 मास, युवावस्था में 2 मास और वृद्धावस्था में 3 मास में बंध स्थिर हो जाता है।
1 मास, 2 मास, 3 मास, बाल, युवा और वृद्धावस्था। अस्य संधान के 4 उपाय क्रमशः आप सब, यानी आंछन, पीड़न, संक्षेप और बंधन। आंछन, पीड़न, संक्षेप और बंधन। भग्न में साधारण बंध बांधना चाहिए, ठीक है, ना गाढ़ और ना ही लूज ज्यादा। भग्न के रोगी के लिए ग्रष्टिशीर की बात आई है। ग्रष्टिशीर यानी प्रथम बार प्रसूता जो गाय है, उसके दुग्ध की बात आई है। प्रथम व अल्प दोष और शिशिर ऋतु, तो ये कंडीशन है सुख साध्य है भग्न की। प्रथम व अल्प दोष और शिशिर ऋतु। पातल भग्न होने पर घृत का अभ्यंग करना चाहिए और व्यायाम निश्चित कर देना चाहिए पातल भग्न होने पर। उर्वास्थि भग्न में चक्र योग का प्रयोग। उर्वास्थि भग्न, चक्र योग। पार्शुका भग्न में तेल पूर्ण द्रोणी में शयन कराने की बात आई है। पार्शुका भग्न, तेल पूर्ण द्रोणी में शयन। हस्ततल भग्न हो जाए तो आम तेल से परिषेक प्लस क्रमशः मृत्तिका पिंड, लवण पिंड और पाषाण धारण करने की बात आई है। मृत्तिका पिंड, लवण पिंड और पाषाण धारण। अंश संधि के च्युत होने पर स्वस्तिक बंध बांधते हैं। अंश संधि च्युत होने पर स्वस्तिक बंध। हनुसंधि विश्लेष में पंचांगी बंध और खटवा बंध, दोनों नाम याद रखने हैं हमें, पंचांगी और खटवा बंध। हनुसंधि विश्लेष में ग्रीवा भग्न होने पर 7 दिन उत्तान शयन। 7 दिन उत्तान शयन। भग्न में यही कोशिश करनी है कि पाक ना हो, तो चिकित्साएं जितनी भी होंगी वो शीतल चिकित्साएं होंगी, इतना याद रखोगे आप। जंघा, उरु प्रदेश, श्रोणी, पृष्ठवंश, वक्ष और अक्षक, इन सबके भग्न में कपाट शयन विधि हितकर है, ठीक है। जंघा, उरु, श्रोणी, पृष्ठवंश, वक्ष और अक्षक, इनके भग्न में कपाट शयन विधि हितकर है। गन तेल दोनों तरह से इस्तेमाल होता है, पीने में भी और अभ्यंग के रूप में भी। नख संधि, तो इसमें कुछ भी हो जाए, मतलब कोई इंजरी हो जाए तो वहां पे क्या करते हैं, आरे से उस रक्त को निकालते हैं, ये याद रखना है। तो इतना ही है बस इसमें। आगे चलोगे, अब ये फिर वही व्रण वाला चैप्टर है बेटा, क्योंकि व्रण आपके है नहीं तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा आपसे। उपक्रम तो पूछे, अच्छा 1 मिनट दो, मैं देख लेता हूँ कि आपके सिलेबस में है क्या एडजेक्शन। मैंने काफी पहले तैयार कर दिए थे वाले नोट्स आपके। बने रहना 1 मिनट, है ना। देख लेते हैं, क्योंकि होगा तो अभी पढ़ लेंगे, फिर रह जाएगा वरना। वो यंत्र शस्त्र हो गए आपके, षष्ठी उपक्रम ये हम करने वाले हैं अभी। शारकर्म हो गया, अग्निकर्म हो गया, भग्न अकॉर्डिंग टू सुश्रुत संहिता ये हो गया, फ्रैक्चर एज पर मॉडर्न सर्जरी ये भी देख लिया, बेसिक्स ऑफ एनेस्थीसिया देख लिया। तो बेटा है नहीं इसके अंदर, तो बस षष्ठी उपक्रम की बात की है उन्होंने, ठीक है ना। भग्न हमने देख लिया, अब षष्ठी उपक्रम ही रह गया, तो ठीक है, फालतू मेहनत नहीं करते, जितना उसने कहा उतना ही देखते हैं। तो ये षष्ठी उपक्रम में पूरा चैप्टर ही देख लो, ये चिकित्सा अपन देख ही लेंगे, 1 मिनट रुक जाओ, देख लेता हूँ, एक्स्ट्रा पार्ट तो कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, और कुछ नहीं है। आपको जो मैंने अभी पढ़ा है ना भग्न वाला, तो उसमें एक देख लो आगे, मैंने आपका इसमें पेज नंबर 21 है ये, यानी बिल्कुल लास्ट पेज है। तो वहां पे एक ये 2-3 बातें लिखी हुई है, तो भग्न वाला पार्ट यहाँ पूरा होगा, ये आगे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आपने पढ़ ही लिया है कि जंघा, उरु, श्रोणी, पृष्ठवंश, वक्ष, अक्षक, इनके भग्न में कपाट शयन विधि हितकर है, ये बात हो गई हमारी। ठीक। इस चैप्टर में 1-2 रेफरेंस है, तो आपके यहाँ रेफरेंस पूछे नहीं जाते, उसका मतलब बस समझ लो, आसान बात है, कुछ खास नहीं है। तो ये कह रहा है, कांड भग्ने प्ररूढ़े तु विषम उल्वण सन्निते आपोथ्य शम्येद भग्नम ततो भग्नवद आचरेत। ये क्या बात है बेटा, इसमें ये बता रहे हैं कि मान लो कि भग्न हुआ था और वो हील कर गया, लेकिन आपको लगता है ठीक से हील नहीं हुआ, विषम हुआ है वो, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, ये बहुत जरूरी बात है। आपोथ्य शम्येद भग्नम ततो भग्नवद आचरेत। तो इसका मतलब है कि उसको आप दोबारा से ब्रेक करो और दोबारा से उसका ट्रीटमेंट करो, फिर दोबारा से भगन की तरह। तो ये जरूरी बात है कि ठीक से नहीं हील हुआ है, मतलब कहीं कोई समस्या लग रही है आपको, तो दोबारा से ब्रेक करके फिर से हील करना है, ठीक है। एक तो ये बात याद रखना। फिर यहाँ इन्होंने पहचान भी बता दी है, अब नहीं जरूरी माने जाते हैं लेकिन पहले जरूरी पॉइंट्स होते थे, कि सम्यक संधान हुआ है, पहचान क्या है, कैसे पहचान होगी कि हीलिंग प्रॉपर हो गई। तो मेन यही है कि व्यक्ति अपनी जो चेष्टाएं हैं सभी आराम से कर सके, उसका
अगर कोई जॉइंट है या कोई बोन के मूवमेंट है, मान लो कि वो रुके ना, उसकी चेष्टाएं जो है इजीली हो जाए। तो बस ये वाली बात है। ठीक है ना? तो इतना याद रखना, बाकी आ जाओ वापस जहाँ कंटिन्यू कर रहे थे हम लोग, चैप्टर 1 जहाँ से शुरू हुए हैं। ये लोग दोबारा बता दें। कांड भगने प्ररूढ़े तो, ये वाला। बस वही है, आपोथे, यानी उसको तोड़ देना है दोबारा से, और भग्न के समान उसका ट्रीटमेंट करना है दोबारा से, मतलब हीलिंग करानी है उसमें। शमयेद भग्नम ततो ठीक। भग्नवद आचरेत, है ना? दोबारा से ब्रेक करके, हिंदी जानो उसकी, ब्रेक करके उसको दोबारा से आपको फिर वैसे ही भग्न की तरह ट्रीटमेंट करना है उसका। ठीक है? ठीक है। वापस, चलो वापस आ जाते हैं। तो चैप्टर 1 है द्विव्रणीय चिकित्सा अध्याय, तो उसी में षष्ठी उपक्रम आए हैं। सारे नहीं देखेंगे, सारे जरूर नहीं होते, लेकिन कोशिश की है कि ऑलमोस्ट लिख दिए हैं मैंने सारे ही। देखोगे, पूरा चैप्टर ही देख लेते हैं, सुश्रुत चिकित्सा 1 में क्या क्या लिखा हुआ है। चैप्टर का नाम है द्विव्रणीय चिकित्सा अध्याय। ये पॉइंट्स आपके काम के नहीं। व्रण के दो भेद होते हैं, एक शारीरिक, एक आगंतुक। शारीरिक व्रण और आगंतुक व्रण। आगंतुक व्रणों में पित्त शमनार्थ शीतल क्रियाएं करनी चाहिए। ये बात हम कर चुके हैं कि आगंतुक व्रण का मतलब है इंजरी हुई है, बाहर से कुछ चोट हुई लगी है, तो रक्त निकलेगा, पाक होने का भय रहेगा, तो वहां पे शीतल क्रियाएं करते हैं। व्रण संधान के लिए मधु सर्पी का प्रयोग किया जाता है। हीलिंग कराने के लिए मधु और सर्पी का यूज करते हैं। इस चैप्टर में दोष प्रसरण बताए हैं कि 15 प्रकार के होते हैं। दोषों का प्रसार जो होता है वो किस तरह आगे बढ़ते हैं, तो 15 प्रकार से बता रखे हैं। आपके लिए खास बात नहीं है, पूछा नहीं गया, आप छोड़ो उसको। व्रण के दो प्रकार के लक्षण होते हैं, सामान्य और विशेष। सामान्य, किसी भी व्रण का सामान्य लक्षण क्या है कि भाई रुझा होगी, कोई इंजरी हुई तो रुझा होगी, तो वो सामान्य लक्षण होता है। और विशेष में स्थान के अनुसार बता रखे हैं कि भाई इस स्थान पर व्रण है तो क्या कैरेक्टर आएंगे, है ना, या इस दोष की वजह से तो क्या कैरेक्टर आएंगे, ऐसा करके। सामान्य लक्षण पूछे व्रण का तो वो है रुझा होना, दर्द होना। व्रण गात्र विचूर्णने व्रणतीत व्रणा। कि व्रण क्या होता है, जो गात्र विचूर्णन कर दे, मतलब जहां पे इंजरी हो तो वहां पे जैसे चूर्ण जैसा बना दे उस हिस्से को, चोट पहुंचा के, तो वो व्रण है कह रहे हैं। अगर वात दुष्ट व्रण है तो वो कैसा होगा, तो वहां से श्राव वगैरह किस तरह के हो रहे हैं, देखने में किस तरह का है, तो उसके आधार पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। पिच्छिल, अल्पश्रावी, रूक्ष, चटचटायनशील, तो ये वर्ड देख सकते हो, चटचटायनशील। और निर्मांस, मतलब मांस वहां पे जो है वो कम होगा या नहीं होगा लगभग, निर्मांस। ठीक है? ये चटचटायनशील याद रखना। पैतृक किंशुकोदक आभम, उष्ण श्रावी, तो किंशुकोदक के जैसा श्राव हो रहा है वहां पे पैतृक व्रण में, बाकी खास बात नहीं है, पीर पिड़का जुस्टम वगैरह नहीं पूछता। कफज में आ जाओ। प्रतत चंड कंडू बहुला, तो आप जानते हो कफ की वजह से कंडू का होना सामान्य बात है। अगले पॉइंट जरूर नहीं है, स्थूल ओष्ठ होगा, स्तब्ध स्नायु स्नायु जाल, कोई खास बात नहीं। प्रतत चंड कंडू उसको याद रखेंगे। रक्तज वाले में देखो, प्रवाल दल निचय प्रकाश, प्रवाल दल निचय प्रकाश, तो ये वर्ण ध्यान रखना, वर्ण कैसा है, प्रवाल दल के समान वर्ण है। हाँ, प्रवाल थोड़ा सा कह लो रेडिश ऑरेंज इस तरह का वर्ण आता है। तुरंग गंधी, ये भी बहुत जरूरी है, तुरंग गंधी इसका मतलब है कि क्षारीय गंध, क्षार होता है ना, क्षार, तो उसके जैसी गंध वाला तुरंग गंधी। ये वर्ड भी याद रखोगे, पूछता है। फिर आगे वाले कुछ खास है नहीं, एक नजर डाल लेंगे। वात कफ में मुंह, शीत पिच्छिल, अल्पश्रावी, पित्त और रक्त में। मतलब सर, हाँ बोलिए। सर ये पीडीएफ जो आज सेंड की थी वही पढ़ा रहे हैं आप अभी? हाँ वही पीडीएफ है। सर इसमें ये है तो नहीं मेरे में तो बात। बेटा पेज नंबर 13 देखिए आप, 13 नंबर पेज है आपकी पीडीएफ में, तो मिडिल में होगा लगभग। ठीक है। कोई नहीं, आराम से देखो, मिल गया नहीं मिला, जब मिल जाए बताओ, तब शुरू करता हूँ। मिडिल में होगा, ऊपर लिखा होगा ये शस्त्र चिकित्सा 1, स्टार्टिंग यहाँ से होगी। विस्तृत चिकित्सा लिखा है, वन नहीं है। देखो पेजेस सारे पलटो, 21 पेज हैं टोटल, एक एक पेज देख लो तो भी मुश्किल से 20 सेकंड लगेंगे।
हाँ जी सर, मिल गया। मिल गया ना, ठीक है, चलो देखते मिल गया, थैंक यू। हैं बेटा, देखते हैं, चलो फिर से एक बार बोल रहा हूँ, आपने अभी ओपन किया उसको तो क्या जरूरी है? तो व्रण के दो भेद हैं, शारीरिक आगंतुक। दूसरा वही कॉन्सेप्ट है कि पाक नहीं होने देना है, तो पित्त शमन की सारी क्रियाएं करनी है। व्रण का संधान करने के लिए, हीलिंग कराने के लिए मधु सर्पे का इस्तेमाल करते हैं, मधु और सर्पे। ठीक है। व्रण के दो तरह के लक्षण हैं, सामान्य और विशेष। सामान्य लक्षण है व्रण का रुझा होना, पेन होना। विशेष हम पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे आगे भी, है ना। व्रण का मेन कह रहे हैं व्रण किसको कहते हैं, मतलब परिभाषा समझ लो। तो गात्र विचूर्णन जो कर दे उसको व्रण कहते हैं। गात्र यानी किसी हिस्से का शरीर के, ठीक है, उसका विचूर्णन कर दे, मतलब उसको तोड़ दे, ब्रेक कर दे, तो वो व्रण है। वात दुष्ट व्रण चट चटायनशील होता है। चट चटायनशील, इन्होंने मतलब इसका ये लिखा है कि वहां पे चट चट टाइप की वेदना होती है। तो उसे समझ लो कि थोड़ा उसमें साउंड वगैरह होना, ऐसा मान लो, चलते समय या वैसे। तो चट चटायनशील खैर शब्द आया वहां। पैतृक वाले में किंशुकोदक आभा, श्राव, जो श्राव हो रहा है उसमें से वो किंशुकोदक के समान। ठीक है। कफज वाले में कंडू होती है ज्यादा, प्रतः चंड कंडू बहुला। रक्त वाले में वर्ण दिया है प्रवाल दल निचय प्रकाश और तुरंगंधी। तुरंगंधी मैंने बताया शार, शार की गंध आती है उसमें। फिर वात कफ में कुछ खास नहीं है, वो नहीं देखना आपको। पित्त रक्त वाले में जरूर लिखा है घृत मंडाभो और मीन धावन तोय गंधी, इसको याद कर सकते हो। पित्त रक्त में ऐसा कर लो कि कोई किसी से प्रेम करता है, तो जब प्रेम करते हैं तो क्या करते हैं कि भाई उसको बढ़िया खाने को देते हैं। जैसे पेरेंट्स हमारे क्या करते हैं बच्चों को अपने, लो भाई घी खा लो, है ना, जाओगे तो। और कोई नहीं पसंद करता, वो तेल की बनी चीजें खिला देगा आपको, है ना। तो ऐसा कर लो कि घृत वहां। फिर इसी तरह मीन धावन, मीन मछली को कहते हैं। तो मतलब तो है मछली धोने से जो जल होता है, ऐसे वर्ण वाला श्राव दिखाई देगा। लेकिन याद रख सकते हो खाने के लिए बढ़िया मछली बनाई है, घी खिला रहे हैं, तो ये प्यार में, प्यार यानी पित्त और रक्त। तो घृत मंडाभ और मीन धावन तो गंधी, इसको भी याद रखेंगे। अगले दोनों नहीं जरूरी हैं, आप मत देखो, फालतू में पूछे नहीं जाता है। आगे आ जाइए। शुद्ध व्रण कैसा होता है? सुश्रुत के अनुसार ही देखेंगे, दोनों परिभाषाएं उनकी हैं। तो पहले लिख रहे हैं जीवा तल आभो मृदु स्निग्धा सुलक्षणो विगत वेदना सुव्यवस्थितो निराश्राव चा इति शुद्धो व्रणा इति। देखो शुद्ध व्रण का क्या इंपॉर्टेंस है कि आप हीलिंग ऐसे ही शुरू नहीं कर देते। जब हमने पीछे बात की कि मधु सर्पी का प्रयोग करते हैं हीलिंग कराने के लिए, तो वो हम तब करते हैं जब हम तय कर लेते हैं कि हाँ व्रण में कोई भी दोष नहीं है ना, उसकी क्लीनिंग वगैरह प्रॉपर हो गई है, ठीक है, सब दोषों से रहित हो चुका है, तब हम हीलिंग के लिए छोड़ते हैं उसको। ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि व्रण शुद्ध है। तो कह रहे हैं कैसा होगा शुद्ध व्रण? जीवा तलाब, शब्द याद रखना आपको। जीवा तलाब, मृदु स्निग्ध सुलक्षण विगत वेदना, यानी वेदना नहीं होगी वहां कोई। सुव्यवस्थित हो, निराश्रावशायती, कोई श्राव नहीं हो रहा होगा उसमें से अभी। तो इस तरह के व्रण को शुद्ध व्रण कहते हैं। जीवा तालाब, निराश्राव, इनको याद कर लेना बस। आगे देखो सुश्रुत ने ही सूत्र 23 में और क्या बताया है। त्रिभीर दोष है अन आक्रांता, श्याव ओष्ठा, पिडकी समहा, आवेदना निराश्रावो व्रणा शुद्धा ही उच्यते। बाकी तो नॉर्मल कैरेक्टर है। तो एक तो कह रहे हैं कि तीनों दोषों में से किसी भी दोष से आक्रांत ना हो। श्याव ओष्ठ हो उसके, यानी व्रण के जो मार्जिन है वो कैसे हो, श्याव वर्ण के हो, श्याव ओष्ठ, और पिड़की समा, छोटी छोटी पिड़काएं बनने लगे जब